प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज की ताज़ा खबर पर बात करते हैं, जिसमें शैक्षिक जगत के लिए एक बड़े परिवर्तन का दिन है। आज 1986 की जो नई शिक्षा नीति आपके सामने चल रही थी, जिसके द्वारा भारत के शिक्षा मंत्रालय को काफ़ी कुछ बदलने का प्रयास किया गया था और मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया था, उसमें आज परिवर्तन हुआ है और उस मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। सबसे पहला परिवर्तन तो यही हुआ है कि अब उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अब यह मानव संसाधन मंत्रालय न होकर के शिक्षा मंत्रालय होगा। तो 34 साल बाद लगभग आपके सामने ये परिवर्तन आया है और इन 34 सालों के बाद आज जो नई शिक्षा नीति आई है, जो कि 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानी जाएगी। 34 वर्षों के बाद ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्रयास किया है और इस पर काफ़ी दिनों से जो भारत की जो केंद्र सरकार है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार पिछले सत्र से ही यानी अपने पहले कार्यकाल से ही इस पर कार्य कर रही थी और आज उसके जो शिक्षा मंत्री यानी मानव संसाधन मंत्री श्री निशंक जी और प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री रहे थे, पहले भी शिक्षा मंत्री थे, तो उन दोनों मंत्रियों के नेतृत्व में आज जो केंद्र इसकी घोषणा की गई, जिसकी बैठक कैबिनेट में हुई थी, नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। तो ये प्रयास है कि इसमें सितंबर अक्टूबर से जो आपका सत्र अभी जानते ही हैं, कोरोना वायरस के कारण सत्र बड़ा विलम्ब चल रहा है, तो अगला सत्र आशा की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा और इसी जो आपकी नई शिक्षा नीति है, इसी सत्र में लागू किया जाएगा। तो आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति के कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। इसकी बात करें तो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में सबसे पहली बात जो है वह मुख्य तक समझ में आपके सामने एक प्रस्तुत करना है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 ये नया पैटर्न आया है। 5+3+3+4 5 का मतलब ये एक शैक्षिक व्यवस्था है आपके सामने जो 3 से 18 साल के लिए जो 3 साल की आयु होने से लेकर के 18 साल के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है, जिसमें प्री प्राइमरी 3 साल और कक्षा 1 और 2 को शामिल साथ में किया गया है। 5+3+3+4 है ना, तो 5 का मतलब पहले जो 3 साल हैं वो प्राइमरी के हैं और उसके बाद कक्षा 1 और 2 एक साथ हैं, तो ये 5 हो गया। उसके बाद कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को अगले चरण में रखा गया, इसलिए हो गया 5+3। इसके बाद जो 5 के बाद 6, 7, 8 की कक्षाएं हैं उनको इसके आखिरी स्टेज में रखा गया है 6+7+8 के 5+ आपने देखा 5+3+3+4 है। 4 का जो लास्ट चरण है वो 9, 10, 11, 12 के लिए है, जो कि आखिरी स्टेज है इस व्यवस्था का, नई शिक्षा व्यवस्था का 3 से 18 साल के लिए जो अब लागू की गई है। तो इसमें ये हाई स्टेज है, 9, 10, 11 और 12 को रखा गया है। तो आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला प्रमुख बिंदु आपके सामने आएगा, इसके हम देखते हैं इस समय क्या होने वाला है, भविष्य में जो लागू हो रहा है। सबसे पहली बात तो SSRA की बात होगी, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा, जो कि किसी भी राज्य की जो विद्यालयी व्यवस्था है उसको देखने वाले होंगे। और इनकी खूबी क्या है कि आप जानते हैं कि अधिकतर जो शिक्षा के सुधार के लिए लोग आते हैं वो प्रशासनिक पदों से आते हैं और उनको शिक्षा जगत से कुछ खास लेना देना होता नहीं है। इसलिए सरकार ने किया क्या है, अब की बार इसके चीफ को जो है वह शिक्षा विभाग से लेके आए हैं कि यह जो चीफ होगा आपका स्टेट जो आपकी राज्य स्तरीय शैक्षिक व्यवस्था सुधार के लिए जो कमेटी बनेगी, इसका चीफ शैक्षिक विभाग से होगा। यानी जो
SSRA है, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका मुखिया कोई शिक्षा विभाग से ही संबंधित होगा, जिसको शिक्षा के संदर्भ में काफ़ी अनुभव होंगे। दूसरी बात है कि इसका प्रमुख बिंदु ये है कि इसमें 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड, 2 साल के बीएड और 1 साल के बीएड कोर्स चलेंगे। अब इसके बारे में आप 2030 तक की बात की जा रही है कि जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, इनकी कल्पना है कि जो भविष्य में शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी और प्री प्राइमरी के इस तरह से होंगे। बीएड 2 का जो है 2 इयर्स का जो बीएड है, उसमें देखिए हायर जो 5+3 वाला जो दूसरा भाग है उसके लिए हो सकते हैं, और +3+4 में 1 ईयर के भी हो सकते हैं, या फिर 2 इयर्स के भी कोर्स। इसमें अभी आप ध्यान से आगे और स्पष्ट होगा। तीसरा जो इसकी खूबी है ECCE की है। ECCE का तात्पर्य आप जानते ही हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी में आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी चलाई जाती थी हर गांव में, तो वह आंगनवाड़ी का केंद्र जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन का सेंटर बनेगा, और उसे 5 जो पहला पोर्शन है आपने देखा 3 से 18 साल के विद्यार्थियों के लिए, उसकी जिम्मेदारी इसी में होगी कि 3 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन +1+2। उसके बाद जो चौथी इसकी खूबी है कि TET लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी 10वीं तक की जो भी शिक्षक जिनको बनना होगा, सबके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया जाएगा। इसकी जो 5th कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वह है कि शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ उनकी चुनाव में ही ड्यूटी में ही लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक जो हटाए जाएंगे, MDM से भी शिक्षकों को दूर किया जाएगा। तो ये इसके बाद आप देखें जो इसकी 6वीं विशेषता आपके सामने आती है, 6वीं विशेषता आपने देखा कि उससे हटा दिया जाएगा। फिर 7वीं विशेषता, यानी 6वीं विशेषता में आपने देखा कि जो शिक्षकों पर शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त कार्य कराए जाते थे, उन कार्यों को सरकार अब किसी अन्य विभाग के द्वारा कराएगी, क्योंकि इससे शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती थी, उसमें दुर्व्यवस्था हो जाती थी। इसके बाद 7वां जो भाग है उसमें देखें तो जो शिक्षक नियुक्तियां हो रही हैं, आप जो भी शिक्षक नियुक्तियां चलती हैं, उस शिक्षक नियुक्तियों में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। अब आप यहाँ इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, इससे शिक्षक बनना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा, और आपको निश्चित रूप से एक शिक्षक का वास्तविक तात्पर्य क्या होता है इससे ज्ञात होगा, क्योंकि आपका डेमो माने स्किल टेस्ट होगा, आपके जो शिक्षण कौशलों के अनुप्रयोग का जो अपने व्यवहारात्मक और जो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम पूरा किया है शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में, उसको देखा जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप कैसे शिक्षक बन सकते हैं या अभी कितने सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद जो सुनने में आ जा रहा है कि इसकी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, यानी ट्रांसफ़र की जो स्थानांतरण की बातें होती हैं वो बंद होने की बात की जा रही है, और ये ट्रांसफ़र सिर्फ जो प्रमोशन होगा उसी के संदर्भ में होंगे, पदोन्नति के संदर्भ में होंगे। और इस नई शिक्षा पॉलिसी का जो 9वां प्रमुख बिंदु समझ में आया वह यह है कि जो ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, जैसे कि केंद्रीय विद्यालयों में होते हैं, कि जिससे कि जो स्टाफ हैं वो विद्यालयों में ही रहें और विद्यालय की जो देख रेख है उसके जो शैक्षिक लक्ष्यों को सहज ढंग से पूरा किया जा सके। इसके बाद 10वां लक्ष्य इसका देखा जाए तो यह है कि जो RT है, राइट टू एजुकेशन है, उसको कक्षा 12 तक यानी 18 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों पर लागू किया जाएगा। यानी 18 वर्ष की आयु तक राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत यानी कक्षा 12 तक लिया जाएगा। 11वां प्रमुख बिंदु है कि ये मिड डे मील के साथ जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट भी MDM के साथ ही दिया जाएगा।
इसकी 12वें बिंदु पर जाएं तो मुख्य बिंदु यह है कि इसके 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, यानी जो शिक्षा चलेगी उसमें 3, क्योंकि आप जानते हैं 2 से 8 वर्ष तक की जो बालक होते हैं उसमें भाषा सीखने की बड़ी गति होती है। तो इसमें ये कोशिश की गई है कि जो भाषा है उसको 2 से 8 तक के विद्यार्थियों को एक तो मातृभाषा सीखें और साथ ही साथ उसमें कम से कम 2 भाषाएं और सीखें। तो ये स्कूली शिक्षा में मातृभाषा को के साथ साथ 2 भाषाओं को और सीखने की बात की गई। और इसके बाद 13वां बिंदु कहा गया है, इसमें जो निकल कर के आ रहा है कि जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू किए जाएंगे, जिससे कि विदेशी भाषाओं को सीख करके हमारे जो भावी नागरिक हैं वो किसी भी देश में जाएं और अपने आप को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम न महसूस करें। इसका 14 पॉइंट देखें हम, 14वां बिंदु तो विज्ञान और गणित को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। हर सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें साइंस और मैथ विषय अनिवार्य किए जाने वाले हैं। 15वां बिंदु इसका है कि जो स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी, वो चाहे भोजपुरी हो आपकी, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, हर भाषा स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें रहेंगी। कम से कम 5+3 में जो भी हो उसमें इसमें जोर रहेगा कि जो पढ़ाई हो स्थानीय भाषा में हो, साथ साथ उनको 2 लैंग्वेज कम से कम सिखाई जाएँ, 2 भाषाएं। और इसके बाद जो NCERT है वो पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। शैक्षिक जो व्यवस्था चल रही है इसकी नोडल एजेंसी के बारे में NCERT ही काम करेगी। 17वें बिंदु के रूप में देखें तो स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 18वां बिंदु इसका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें कॉलेज बदलना आसान होगा और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। और साथ ही इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कि अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाली है उसमें आप एक पाठ्यक्रम कर रहे हैं और अगर आपको दूसरा पाठ्यक्रम बीच में ही करना है और आपने पहला पूरा नहीं किया है तो आप इसको ब्रेक करके दूसरा पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, फिर आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और दोनों वैलिड रहेंगे, साथ साथ नहीं होंगे लेकिन वैलिड रहेंगे। इसके बाद जो इसका 19वां बिंदु समझ में आया है वह यह है कि नई शिक्षा नीति में जो सिर्फ बीएड इंटर के बाद, मतलब इंटर के बाद इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसके बाद ही 4 वर्षीय बीएड किया जाएगा और स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड होगा और मैंने BSc BA के BCom के बाद 2 वर्ष का और MA MSc के बाद 1 वर्ष का बीएड का कोर्स होगा। तो इस तरह से जो कुछ प्रमुख शिक्षा बिंदु थे इसको आपने देखा है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है, मतलब घोषित कर दी गई है 34 वर्षों के बाद। इसको लागू करने का पूरा प्रयास है कि इसी सत्र में लागू कर दिया जाए। तो आप नई शिक्षा नीति के बारे में और गहन अध्ययन करिए, देखिए, समझिए, जानिए। इससे देश के भविष्य का निर्माण होना है। और जो कुछ भी आपको कहना हो सुनने के बाद, समझने के बाद आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।